Hello students, welcome back to my channel Flow Universe. Please do one favor to me, please subscribe to my channel so that कि आपको और भी लीगल लेक्चर्स विद इजी एक्सप्लेनेशंस एंड सिंपल नोट के साथ मिलते रहें. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लेक्चर 1 ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 में डिस्कस किया, इसका ओवरव्यू, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, challenges faced by the course, advantages, disadvantages and many more points. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, डिफरेंसेस ऑफ द कोड ऑन वेजेस विद द ओल्ड वेजेस लॉ. एंड स्टूडेंट, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है दैट हाउ फार द कोड ऑन वेजेस रिप्लेस द ओल्ड वेजेस रिजाइम. सो नाउ लेट्स वी डिस्कस इट इन मोर डिटेल फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, जब हम ना कोड ऑन वेजेस 2019 को समझते हैं ना, तो उसे सिर्फ एक न्यू लॉ समझना गलत होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो पुराने वेज लॉज की लिमिटेशन को एड्रेस करते हैं. ओल्ड वेज लॉज फ्रेगमेंटेड, सेक्टर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड कवरेज वाले थे, एंड ऑन द अदर साइड कोड ऑन वेजेस अब एक यूनिवर्सल एंड राइट बेस्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है. तो स्टूडेंट, नाउ लेट्स वी डिस्कस दीज डिफरेंसेस वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्टूडेंट दैट की कवरेज एंड एप्लीकेबिलिटी. पहले जो वेज लॉ थे, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स एंड सर्टेन वेज लिमिट तक ही अप्लाई होते थे, एंड इस वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इनफॉर्मल वर्कर्स उसमें इंक्लूडेड ही नहीं होते थे एंड बाहर रह जाते थे. अब कोड ऑन वेजेस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. अब ये कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के सभी एम्प्लॉयज पर अप्लाई करता है. एंड स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अब वेज प्रोटेक्शन एक प्रिविलेज नहीं बल्कि यूनिवर्सल राइट बन चुकी है. स्टूडेंट, मेरी थोड़ी सी टंग स्लिप हो रही है बिकॉज ऑफ माय कफ एंड कोल्ड, बट किसी की डिमांड थी स्टूडेंट की, तो इसलिए मुझे ये लेक्चर अभी बनाना पड़ा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर ऑफ लॉज कंसोलिडेशन. स्टूडेंट, ओल्ड रिजाइम में वेजेस को रेगुलेट करने के लिए 4 अलग अलग एक्ट थे, जिससे कंफ्यूजन, ओवरलैप एंड लिटिगेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, एंड एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर दोनों के लिए लॉ समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने इन 4 एक्ट्स को एक सिंगल कोड में मर्ज कर दिया है, एंड इस कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सिस्टम सिंपल, क्लियर एंड यूनिफॉर्म हो गया है. Now our third point of difference is definition of the wages. क्लास ये कंपैरिजन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड यही से सबसे पहला एंड सबसे क्रूशियल चेंज शुरू होता है कोड ऑन वेजेस का. स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि हर अलग अलग एक्ट में ना वेजेस की अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी. अब इसका क्या नुकसान हुआ अलग अलग डेफिनेशन देने का? वो ये था कि एम्प्लॉयर सैलरी को बेसिक रेट से, जो बेसिक पेमेंट थी, उनसे कम रखकर अलाउंसेस में तोड़ देते थे, सो दैट कि उनको पीएफ, बोनस, मिनिमम वेजेस जैसे स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट है वो वर्कर को ना देने पड़े एंड उनसे बचा जा सके. इसका सिंपली मतलब यही है कि पहले एम्प्लॉयर ना सैलरी स्ट्रक्चर को जानबूझकर मैनिपुलेट कर देते थे. वो ऐसे मैनिपुलेट करते थे कि वो बेसिक पे को आर्टिफिशियली कम रखते थे एंड सैलरी को बड़ा हिस्से में, जैसे कि एचआर, कन्वेंस, स्पेशल अलाउंसेस जैसे हेड में दिखा देते थे. अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, क्या सामने आती? फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि जो पीएफ था वो बेसिक वेजेस पर कैलकुलेट होता था. तो अगर बेसिक पे ही, बेसिक पेमेंट ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली पीएफ भी कम ही काउंट होगा ना. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो प्रॉब्लम है वो ये थी कि बोनस एंड मिनिमम वेजेस भी वेजेस एंड बेसिक पेमेंट है उनसे ही लिंक्ड होते थे, तो वो भी कम हो गया ऑटोमेटिकली. तो स्टूडेंट, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वर्कर को मिलने वाले स्टैट्यूटरी बेनिफिट रिड्यूस हो जाते थे. मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाती हूँ. मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 20,000 रुपीज है, एंड अब एम्प्लॉयर सैलरी को ना इस तरह स्प्लिट कर देते थे मैनिपुलेशन करने के लिए कि वो बेसिक पे में सैलरी दिखाते थे 6,000 रुपीज, एंड एचआरए जो कन्वेंस है उस हेड में दिखाते थे 7,000, मतलब ज्यादा बड़ी रेशो में दिखा देते थे. एंड देन कन्वेंस अलाउंसेस में 4,000, स्पेशल अलाउंसेस में देन 3,000. ऑलमोस्ट सैलरी का बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 14,000 तो दूसरे हेड्स में ही दिखाया जाता था, बेसिक पे में कम. हाँ, अगर हम पीएफ कैलकुलेशन करते हैं तो वो तो सिर्फ 6,000 पर ही कैलकुलेट होगा ना, बेसिक पे पर ही. एंड अगर हम 12% मान लीजिए पीएफ कैलकुलेट करना है ऑफ दिस 6,000 रुपीज में, तो वो कितना जाएगा? 720 जाएगा. तो वही आप पीएफ ओवरऑल सैलरी पर कैलकुलेट करके देखो तो कितना जाता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट जाएगा ना वहां पर. तो अगर फुल सैलरी पर देखेंगे तो
स्टूडेंट इसी बेसिक पेमेंट है जो वो कम होने की वजह से ना जो बोनस मिनिमम वेजेस कंप्लायंस भी कम हो जाते थे। पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर लॉ है, पेपर पर तो प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा था, बट रियलिटी में एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी बेनिफिट रिड्यूस हो गए थे स्टूडेंट्स। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 में ना ये डेफिनेशन वेज की ना एक यूनिफॉर्म एंड स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी गई है जो कि हर प्रोविजन पर इक्वली अप्लाई होती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि हर प्रोविजन पर एक ही डेफिनेशन अप्लाई होगी वेजेस की, तो उसमें सैलरी मैनिपुलेशन का जो स्कोप है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। कोड ने ना क्लियरली बोल दिया कि अलाउंसेस 50% से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल वेजेस की। अगर वो एक्सीड करती है तो एक्सेस अमाउंट वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके रिजल्ट में ना पीएफ, बोनस, मिनिमम वेजेस भी इंक्रीज हो गए एंड एम्प्लॉयर का लूप होल भी अब क्लोज हो गया। डिफरेंस इज मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस। क्लास जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है ना वो सिर्फ स्केचुअल एम्प्लॉयमेंट्स पर अप्लाई होता था, मतलब बहुत सारे वर्कर्स मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन से बाहर ही रह जाते थे, उसमें इंक्लूड नहीं होते थे। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने ना इस लिमिटेशन को हटा दिया है। अब मिनिमम वेजेस सभी एम्प्लॉयमेंट्स पर एप्लीकेबल होते हैं एंड साथ ही में जे कोड ने स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। पहले जे सिर्फ पॉलिसी लेवल पर था, अब लीगल बैकिंग भी इसको मिल चुकी है। अब कोई भी स्टेट नेशनल फ्लोर वेजेस से नीचे मिनिमम वेज फिक्स नहीं कर सकती, इससे एक नेशनल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश होता है। Now let's we see our next point of difference, that is the gender equality in the wages. Students पहले इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 अलग से एग्जिस्ट करता था एंड इन्फोर्समेंट उसकी फ्रेगमेंटेड एंड लिमिटेड थी। स्टूडेंट इस वजह से मतलब इन्फोर्समेंट फ्रेगमेंटेड एंड वेज रेटर लॉ से अलग होने की वजह से ना इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था एंड इक्वल पे का प्रिंसिपल एक आइसोलेटेड राइट बनकर रह गया था। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 ने ना इस वीकनेस को दूर करते हुए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल को डायरेक्टली वेज लॉ का इंटीग्रल पार्ट बना दिया है। अब ना स्टूडेंट्स जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक स्टैंडलोन राइट नहीं रही बल्कि वेज डिटर्मिनेशन का कोर प्रिंसिपल बन चुकी है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि जेंडर वेज इक्वालिटी का स्कोप काफी वाइडन हो गया एंड इन्फोर्समेंट मशीनरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव हो गई, क्योंकि अब इस वायलेशन को सीधा वेज लॉ के अंडर चैलेंज किया जा सकता था। Now next point of difference is that is the payment of the wages. Class payment of wage Act 1936 की applicability ना एक वेज सीलिंग पर बेस थी, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ लो पेड एम्प्लॉयज ही इस एक्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आते थे एंड हायर पेड एम्प्लॉयज टाइमली पेमेंट एंड अनलॉफुल डिडक्शन के अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन से बाहर रह जाते थे। इससे डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन का स्कोप बना रहता था एंड कोड ऑन वेजेस ने ना अब इस वेज सीलिंग को कम्प्लीटली ही रिमूव कर दिया है, जिससे पेमेंट ऑफ वेज के रूल अब सभी एम्प्लॉयज पर इक्वली अप्लाई होते हैं, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। अब टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सिर्फ लॉफुल डिडक्शन का ही रूल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जिससे वेजेस डिले, आर्बिट्रेरी रिडक्शंस एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है एंड किया भी गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, दैट इज द बोनस प्रोविजंस। क्लास पहले बोनस का रेगुलेशंस ना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के थ्रू होता था, जो कि बेस लॉ में अलग एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क थी। इससे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन एंड कंप्लायंस को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने ना इस बोनस प्रोविजन को कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं किया, लेकिन बल्कि उन्हें रिटेन करते हुए एक इंटीग्रेटेड वेज स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया है। इस इंटीग्रेशन का बेनिफिट ये हुआ कि बोनस एलिजिबिलिटी, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म एंड कंप्लायंस प्रोसेस ज्यादा क्लियर, कोहेरेंट एंड यूजर फ्रेंडली अब हो गए हैं, जिससे ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड कंफ्यूजन दोनों कम होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। स्टूडेंट जो ओल्ड वेज लॉज थे ना वो ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर राज सिस्टम में जो इन्वॉल्व होता था ना वो ज्यादा पुनिटिव एंड कंट्रोल ओरिएंटेड था, मतलब उसमें ज्यादा पनिशमेंट पर फोकस दिया जाता था, जिसका फोकस कंप्लायंस फैसिलिटेट करने के बजाय पनिशमेंट पर जो होता था। इस अप्रोच की वजह से फियर, हरासमेंट एंड करप्शन का एनवायरनमेंट डेवलप हो गया था एंड इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना अब कोड ऑन वेजेस 2019 ने इस सिस्टम को रिफॉर्म करते हुए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है
एंड इस न्यू मॉडल का एम्फेसिस पनिशमेंट से ज़्यादा गाइडेंस, अवेयरनेस एंड वॉलंटरी कंप्लायंस पर है। मतलब अब पनिशमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। इंस्पेक्टर्स अब सिर्फ वायोलेशन पकड़ने वाले अथॉरिटी नहीं रही, बल्कि एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस अचीव करने में भी हेल्प करती हैं। इससे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। क्लास पहले वेज लॉ का फ्रेमवर्क में मल्टीपल एक्ट, मल्टीपल अथॉरिटीज एंड डिफरेंट रजिस्टर्स एंड रिटर्न थे, जिससे क्या होता था कि कंप्लायंस प्रोसेस अननेसेसरली कम्प्लेक्स, मतलब डिफिकल्ट एंड कॉस्टली हो जाता था। स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक मेजर हर्डल था, वो मीन्स मेजर प्रॉब्लम थी। अब कोड ऑन वेजेस ने इन फ्रेगमेंटेड लॉज को कंसोलिडेट करते हुए एक सिंगल सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है एंड इसका प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया है एंड अननेसेसरी डुप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया है। इसका ओवरऑल रिजल्ट ये निकल कर सामने आता है कि वर्कर वेलफेयर इंश्योर की जो वर्कर की वेलफेयर है वो इंश्योर होते हुए भी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर फॉर्मलाइजेशन को साइमल्टेनियसली प्रमोट किया जाए एंड मॉडर्न लेबर रिफॉर्म्स का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यही है। एक साइड वर्कर को उनका वेलफेयर, उनके बेनिफिट इंश्योर किया जाए एंड दूसरी साइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेबर फॉर्मलाइजेशन हो, दोनों साथ साथ में चले, कोई एक कम या एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी सिग्निफिकेंस। क्लास ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कोड ऑन वेजेस सिर्फ एक स्टैट्यूटरी रिफॉर्म नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। ये डायरेक्टली आर्टिकल 14 मतलब जो कि इक्वालिटी प्रिंसिपल के साथ डील करता है, आर्टिकल 21 that is deals with the dignity of livelihood, article 39 subclause D that is deals with the equal pay for the equal work, नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 जो कि लिविंग वेजेस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। अब इस कोड के थ्रू ना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्सेबल स्टैट्यूटरी फॉर्म दी गई है। इसी वजह से कोड ऑन वेजेस को एक वेलफेयर स्टेट लेजिस्लेशन माना जाता है, जिसका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी पर्पस सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर है। Now let's we see our last and final point of difference, that is the penalties, registers and returns. क्लास पहले वेज लॉ में पेनल्टीज अलग अलग एक्ट में स्कैटर्ड, इनकंसिस्टेंट एंड काफी वीक थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए वायोलेशन करना इकोनॉमिकली कन्वीनियंट लगता था। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 ने यूनिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर पेनल्टी प्रोविजन इंट्रोड्यूस की है, जिसमें नॉन कंप्लायंस के लिए क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्ड है। इससे रिटर्न कोई पर्सन गलती करता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, वो प्रॉपर्ली हर एक ऑफेंस के लिए हर एक पेनल्टी प्रॉपर्ली डिफाइन करी गई है इस एक्ट के अंडर। अब इससे डेटर्नेंस इफेक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है एंड लॉ की सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट होती है इससे कि लॉ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है विद द स्ट्रिक्टनेस। इसी तरह पहले हर एक्ट के अंडर अलग अलग रजिस्टर्स एंड रिटर्न मेंटेन करने पड़ते थे, जो कि कंप्लायंस बर्डन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते थे एंड कोर्ट ने इस सिस्टम को भी अब सिंप्लीफाई कर सिंगल सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न के प्रोविजंस में बदल दिया है एंड साथ ही में डिजिटल मोड का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया है। जो वर्कर्स हैं वो डिजिटली ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी जो बेनिफिट उनको जो पॉलिसीज मिलती हैं उनमें रजिस्ट्रेशन करना, जहाँ जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं स्टेट से दूसरी स्टेट में, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंप्लायंस, बर्डन रिडक्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी इनहेंसमेंट के रूप में सामने हमें देखने को मिलता है। तो क्लास कोड ऑन वेजेस 2019 ने ना फ्रेगमेंटेड एंड आउटडेटेड जो वेज लॉ थे ना, उनको एक स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया है। ये लेजिस्लेशंस ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड प्रैक्टिकल लेबर लॉ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्पस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है, प्रैक्टिकली भी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्कर वेलफेयर एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी कि ये जो न्यू कोड ऑन वेजेस है, इसने जो पुराने लॉज को रिप्लेस किया है, उसकी जुडिशियल ऑब्जर्वेशन क्या है ऑन द रिप्लेसमेंट। क्लास जुडिशरी ने काफी टाइम पहले ही ये कंसर्न एक्सप्रेस कर दिया था कि इंडिया के वेज लॉज फ्रेगमेंटेड
ओवरलैपिंग एंड इनकंसिस्टेंट है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस डिलीवर पर पड़ता है। एंड इसी जुडिशियल थिंकिंग को बैकग्राउंड में रखकर कोड ऑन वेजेस 2019 को एक लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स के रूप में देखा जाता है। नाउ लेट्स वी सी फर्स्ट केस लॉस रिलेटिंग टू इट, दैट इज द बीसी चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि मल्टीपल एंड ओवरलैपिंग वेज रिलेटेड स्टैट्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को ना बढ़ावा देते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं एंड अननेसेसरी लिटिगेशंस को जन्म मिलता है। इससे कोर्ट का फोकस ये था कि इसको सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइज किया जाए। एंड अब कोड ऑन वेजेस इसी इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ आया है, बनाया गया है, मतलब ये जो न्यू लॉ है, जिसमें मल्टीपल वेजेस लॉ को कंसोलिडेट करते हुए एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, इसी तरह हम नेक्स्ट केस लो देखते हैं, दैट इज द वर्कमैन वर्सेस इंडियन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशंस। इस केस में कोर्ट ने उन एम्प्लॉयर प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया था जहां वेजेस को जानबूझकर अलाउंसेस में स्प्लिट करके स्टैट्यूटरी लायबिलिटी से बचने की कोशिश की जाती थी। मतलब जो वर्कर की एम्प्लॉयज की वेजेस थी उनमें मैनिपुलेशन की जाती थी एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेज इंट्रोड्यूस करके इस जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड मिसयूज को डायरेक्टली एड्रेस किया है। Now further we will see the case law, that is the रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल रेम्युनरेशन फॉर इक्वल वर्क को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, जो कि आर्टिकल 14, 16 से फ्लो करते हैं। एंड कोड ऑन वेजेस ने इस प्रिंसिपल को सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, बल्कि उसके स्टैट्यूटरी इन्फोर्सिबिलिटी भी दी है, जिससे क्या होता है कि जेंडर वेज इक्वालिटी का स्कोप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली हम एक और केस लो देखते हैं, जो कि है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस BR वर्मा। इस केस में कोर्ट ने स्टेट्स के बीच वेज डिस्पैरिटीज पर कंसर्न जताया था एंड इसी कंसर्न का लेजिस्लेटिव रिफ्लेक्शन ये हुआ कि नेशनल फ्लोर वेजेस के कंसेप्ट में डिस्पैरिटीज का सोल्यूशन दिया है कोड ऑन वेजेस में। मतलब नेशनल फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट दिया है अब न्यू कोड ने, जो कि स्टेट के लिए एक मिनिमम बेंच मार्क क्रिएट करता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फ्लोर वेजेस की लिमिट सेट कर दी है, उसका लेवल सेट कर दिया है, वो उससे स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे कम नहीं दे सकते। बट हाँ, एज पर दी कंडीशंस जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जहाँ कोई भी उनके एक्सपेंसेस है, इन्फ्लेशन रेट है, उसके रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए उनको इंक्रीज कर सकते हैं, बट उनसे कम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल देखा जाए तो कोर्ट का व्यू ये रहा है कि जो बिखरे हुए वेज लॉ थे, ना ही उनसे वर्कर को पूरा फायदा मिलता है एंड ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। इन्हीं प्रॉब्लम को ना कोड ऑन वेजेस 2019 ने एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्पैक्ट तभी दिखाई देगा जब इसका यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर इन्फोर्समेंट प्रैक्टिकल लेवल पर इंश्योर हो। एंड जब तक कोड ऑन वेजेस का यूनिफॉर्म, टाइमली एंड ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्समेंट इंश्योर नहीं होता ना, तब तक कंप्लीट रिप्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव फुली अचीव भी हम नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये जो रिप्लेसमेंट की गई है एंड कंपैरिजन है ना, अब हम इसके कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लीगल सेंस में कोड ऑन वेजेस ने वेज लॉ को किस हद तक रिप्लेस किया है, मतलब किस लिमिट तक उन्होंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया है जो पुरानी प्रॉब्लम थी पुराने वेजेस एक्ट में। अगर स्टूडेंट्स लीगल रूप से देखा जाए तो कोड ऑन वेजेस 2019 ने ना 4 मेजर वेजेस लेजिस्लेशन को रिपील एंड सबसम कर दिया है, दैट इज की मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। का सीधा मतलब ये है कि अब वेजेस, मिनिमम वेजेस, बोनस एंड जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड सारे मैटर्स एक ही कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन के अंडर गवर्न होते हैं। कोड ने यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस, वाइडर एप्लीकेबिलिटी, स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करके वेज रेगुलेशन को ज्यादा सिस्टमैटिक, कोहेरेंट, प्रिडिक्टेबल बना दिया है एंड इसीलिए डॉक्ट्रिनियल एंड स्टैट्यूटरी सेंस में कोड ऑन वेजेस को कंप्लीट लेजिस्लेटिव रिप्लेसमेंट माना जाता है। क्लास लेकिन ये भी हमेशा याद रखिए कि लीगल रिप्लेसमेंट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक जैसे नहीं होती एंड ग्राउंड रियलिटी में कोड का रिप्लेसमेंट अभी तक पार्शियल स्टेज पर ही है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लेवल पर कोड ऑन वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कई चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर 1 में भी डिस्कस किए थे कि इस कोड ने कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस किया है इसकी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। स्टूडेंट्स नेशनल फ्लोर वेजेस के ऊपर मिनिमम वेज नोटिफाई करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है, लेकिन कई स्टेट में डिलेज हो रही हैं, जिससे यूनिफॉर्म वेज प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव फुली रियलाइज नहीं हो पा रहा। एंड इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी अवेयरनेस, रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग की कमी की वजह से इफेक्टिव कवरेज लिमिटेड है। एंड अगर हम वही देखें, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर वो भी कोड के स्कोप में इंक्लूड तो किए गए हैं, लेकिन उनके लिए इन्फोर्समेंट मशीनरी अभी वीक एंड अंडर डेवलप्ड है। एंड साथ ही में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के साथ इंटीग्रेशन प्रोसेस अभी मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा, जिससे इंटरप्रिटेटिव ओवरलैप्स एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। एंड इसी वजह से प्रैक्टिकल रियलिटी में रिप्लेसमेंट पार्शियल एंड ट्रांजिशनल माना जाता है। फुल्ली तरीके से फुल वे से पुराने लॉज रिप्लेस नहीं हुए, जो उनकी प्रॉब्लम वो फुली तरीके से रिप्लेस नहीं हो पा रही ग्राउंड लेवल पर। हाँ, लॉ में, कागजों में तो वो रिप्लेस हो चुकी है, बट ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है, लागू होने की बात आती है, तब वो फुली नहीं हो पाई अभी तक। जो ये रिप्लेसमेंट करना था ना, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, बट अभी इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, सो दैट कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए एंड आपको ये चैलेंजेस थोड़ा बहुत एग्जाम में भी डिफरेंस में आप लिख सकते हो फॉर अचीविंग गुड मार्क्स। क्लास, अगर हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट अचीव करना चाहते हैं तो हमें उन स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा जो कोड के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स, कोड ऑन वेजेस के कंप्लीट रिप्लेसमेंट के रास्ते में कई सीरियस ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल वेरिएशंस इम्प्लीमेंटेशन को अनइवन बना देती हैं, जिससे नेशनल यूनिफॉर्मिटी का गोल होता है, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस इंश्योर करना प्रैक्टिकली अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि जहां वर्कफोर्स ज्यादा मोबाइल एंड अनडॉक्यूमेंटेड होती है। एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए वेज फिक्सेशन, बोनस पेमेंट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रही है, जिससे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एंड वेजेस की डेफिनेशन जो दी गई है, वो अलाउंसेस का ट्रीटमेंट एंड बाउंडस कैलकुलेशन जैसे इश्यूज पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अभी डेवलप हो रही है, अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई, जो कि ट्रांजिशनल अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ओएसएच कोड के साथ ओवरलैप स्मूथ ट्रांजिशन को स्लो करता है। स्टूडेंट, इसके रिलेटेड हमें अगर एक केस लो देखते हैं, वर्कमैन वर्सेस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही रेलिवेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का रियल बेनिफिट तभी मिलता है जब उसका इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो। ये जजमेंट ये एस्टेब्लिश करती है कि किसी भी लेबर रिफॉर्म की सक्सेस सिर्फ ड्राफ्टिंग पर नहीं, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। क्लास, इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोड ऑन वेजेस ने लीगल कंसोलिडेशन तो अचीव कर ली है, लेकिन फंक्शनल कंसोलिडेशन अभी एक अवॉल्विंग प्रोसेस है, मतलब चल रहा है, प्रॉपर्ली अचीव नहीं किया है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का कंपैरिजन विद ओल्ड लॉज ऑफ द न्यू वेजेस कोड 2019। इसका डिफरेंस क्या था, पुराने लॉज में कौन कौन सी प्रॉब्लम को रिप्लेस किया गया है, इसको पूरा हमने पहले कंपैरिजन किया, में हमने देखा कि किस हद तक ये रिप्लेसमेंट हुई है, क्या क्या चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े। नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक। क्लास, कोड ऑन वेजेस 2019 ने इंडिया के ओल्ड फ्रेगमेंटेड एंड सेक्टर बेस्ड वेजेस रिजाइम को लार्जली रिप्लेस करके एक यूनिवर्सल, सिंप्लीफाइड एंड राइट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया है। इस कोड ने कवरेज को सभी एम्प्लॉयज तक एक्सटेंडेड किया, वेज की यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी डेफिनेशन भी दी, नेशनल फ्लोर वेजेस जैसे एक्टर कम फैसिलिटेटर जैसे मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, एंड बोनस एंड जेंडर इक्वालिटी के प्रोविजन को एक ही वेज लॉ के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। एंड साथ ही में सिंगल रजिस्टर्स, डिजिटल कंप्लायंस जैसे रिफॉर्म के थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया है। लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पर कोड की कंप्लीट सक्सेस अभी भी स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट की कमी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इश्यूज एंड दूसरे लेबर कोड के साथ कोऑर्डिनेशन डिपेंड करती है। इसलिए कोड ऑन वेजेस 2019 एक प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सोशल जस्टिस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल तभी रियलाइज होगा जब स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट, वर्कर अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब पेपर में देखें तो ये एक वेल डिजाइन लेजिस्लेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर देखे जाए तो ये अभी भी डेवलपिंग लेजिस्लेशन है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। इसकी जो बेनिफिट है पूरी तरह से वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स को नहीं मिल पाए अभी भी।
अभी भी जो पुराने लॉ में प्रॉब्लम थी वो अभी भी कहीं ना कहीं फेस करी जा रही है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन पार्ट को, जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। डेफिनेशन का पार्ट उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड जो वेज की डेफिनेशन भी दी गई है स्टैट्यूटरी यूनिफॉर्म, इसको भी थोड़े लेंथी वे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में जो डेफिनेशन का है जो कंसेप्ट, इसके रिगार्डिंग में फुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में ऑफ डेफिनेशन कोड ऑन वेजेस 2019 के। तब तक स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ बने रहिए लो यूनिवर्स, एंड प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर द मोर लीगल लेक्चर इन दिस वे explanation and easy note. Thank you so much. Stay well.